हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत का पूरा अध्ययन कर चुके हैं और आज हम कुछ दिनों के अंतराल के उपरांत वीडियो लेकर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन यानी सल्तनत युगीन प्रशासन। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का, चाहे वह जो भी वंश रहा हो, उस पूरे वंश यानी पूरे दिल्ली सल्तनत का जो ओवरव्यू सर्वे निकल करके आया कि वहाँ का प्रशासन कैसे चल रहा था। हालांकि सभी शासकों में कहीं न कहीं प्रशासन को लेकर के थोड़े बहुत चेंजिंग थे। कुछ शासक अनेक पदों को गठित किए, अनेक विभागों का गठन किए, लेकिन कहीं न कहीं संपूर्ण सल्तनतकालीन व्यवस्था जो प्रशासन का विभाजन था वह इसी रूप में था। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, सल्तनत युगीन प्रशासन। तो सल्तनत युगीन प्रशासन में सबसे पहले देखा जाता है जैसे आज का हमारा प्रशासन कैसे चल रहा है। केंद्र है, केंद्र के लेवल पर पूरा देश और पूरा देश राज्यों में बटा हुआ है, जिन्हें स्टेट, राज्य, प्रांत कहा जाता है। प्रांत मंडलों में यानी कि जो कई जिलों को मिला करके मंडल बनता है। मंडल से फिर जिले, जिले से फिर उप जिला यानी कि तहसील, और तहसील ब्लॉकों में, और ब्लॉक फिर जा कर के राजस्व ग्रामों में बटा हुआ। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं उस समय भी इस तरह से हम इसको कोरिलेट करके जब समझेंगे कि सल्तनत युगीन प्रशासन कैसा था तो वो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हमने ये खका निर्मित किया है जिससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे यहाँ केंद्र के लेवल पर ये साम्राज्य हुआ करता था। जो केंद्र के लेवल पर कौन होता था तो सुल्तान होता था, और इसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। जैसा कि आज भी केंद्र के लेवल पर या राज्य के लेवल पर देखा जाए तो कहीं न कहीं मंत्रिपरिषद होती है सहायता के लिए, और राज्य में मुख्यमंत्री तथा केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। कहीं न कहीं उसी तरह से, हालांकि आज हमारी कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है, कार्यों का निर्वहन करता है। तो उसी प्रकार कहीं ना कहीं केंद्र किस में बटे हुए थे, प्रांत में उसमें बटे हुए थे, और प्रांत किस में बटे हुए थे तो जिले में बटे हुए थे, तो जिले किस में बटे हुए थे तो परगने में बटे हुए थे, और परगना किस में बटा हुए थे, गांव में बटे हुए थे। तो इस पर हम नीचे से अगर देखेंगे तो कई गांवों को मिलाकर के परगना बनता था, और कई परगने मिलाकर के एक जिले का निर्माण हुआ, और जिला से प्रांत बना था, और प्रांत से केंद्र बना था। तो ये आज का नाम है, लेकिन उस समय क्या कहा जाता था, उस समय केंद्र के लेवल पर साम्राज्य होता था, और साम्राज्य जो है किस में बटा होता था, इक्ताओं में। इक्ता क्या थी ये पूछा जाता है बार बार, दिल्ली सल्तनत में इक्ता क्या थी, तो इक्ता ही जो था उसे ही प्रांत, आज के समय में प्रांत कहा जाता था। उसमें क्या कहा जाता था तो इक्ता। तो यहाँ साम्राज्य यानी केंद्र के लेवल पर सुल्तान इसका प्रमुख होता था, और ये सुल्तान केंद्रीय व्यवस्था का सर्व प्रमुख होता था। और यूँ कहा गया कि दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान निरंकुश राजतंत्र को स्थापित किए, जिसमें अलाउद्दीन प्रमुख रूप से, मोहम्मद बिन तुगलक मुख्य रूप से। लेकिन इस कहीं न कहीं यही परंपरा चलती रही। संपूर्ण सल्तनत काल में देखने को मिलता है कि साम्राज्य का जो केंद्र होता था वह सुल्तान होता था, और सुल्तान अपने मंत्रिपरिषद, अपने सहायक, अपने वजीर, अपने अमीरों, अपने सरदारों के सहयोग से शासन का संचालन करता था। लेकिन जब साम्राज्य काफ़ी विस्तृत होता था तो उसका बंटवारा किसमें किया जाता था, इक्ताओं में। इक्ता यानी कि इक्ता क्या थे, राज्यों को ही इक्ता, जैसे आज राज्य बटे हुए हैं उसी तरह से इक्ता का बंटवारा होता था। और इक्ता का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, उसे इक्तादार कहा जाता था। जैसे केंद्र के लेवल पर जो प्रमुख होता था सुल्तान होता था, और सुल्तान अपनी मंत्रिपरिषद जिसे मजलिस खलवत कहा जाता था, और इसकी बैठक मजलिस खास में होती थी। इसको अब हम केंद्रीय प्रशासन के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन ये अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रशासन चलाता था केंद्र के लेवल पर, लेकिन अपने विस्तृत साम्राज्य को कई इक्ताओं में बांटा हुआ था, कई राज्यों में बांटा हुआ था। और इक्ता को जो प्रमुख होता था इक्ता का, उसे क्या कहा जाता था, उसे इक्तादार कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो इक्ता कहा जाता था। और सल्तनत काल में प्रांत का जो प्रमुख होता था
जो वहाँ का मुखिया होता था उसे इक्तादार कहा जाता था, और इसकी सहायता के लिए वली और मुक्ति नामक पदाधिकारी होते थे। और इक्तादार जैसे भी वह कभी छोटा इक्तादार, छोटी इक्ता, यानी कि इक्ता मिस होता ही था। जैसा कि इक्ता के संबंध में हमने इल्तुतमिश को पढ़ाते समय काफ़ी विस्तृत इसका वर्णन किया है कि इक्ता यानी कि जो आज का राज होता है, यानी कि इक्ता का जो शाब्दिक अर्थ उसमें लिया गया था, भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा होता था। तो इसकी सहायता के लिए वली और मुक्ति होते थे, और इक्ता का जो प्रमुख होता था इक्तादार होता था, और ये अपनी आवश्यकता के अनुसार सैनिकों का भी गठन करता था तथा छोटे छोटे अन्य पदाधिकारियों को भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप यह रख सकता था। कौन? इक्तादार। आगे थर्ड लेवल पर हम लोग देखते हैं जो प्रांत थे, जो इक्ता था वह इक्ता किसमें बटा हुआ था? जिले में। लेकिन जिले को कहा क्या जाता था? सिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया कि इक्ता मीन्स होता क्या था? प्रांत। और ये पूछा गया कि जिला को क्या कहा जाता था? सिक। यानी ये भी पूछा गया कि सिक क्या था? तो उस समय सल्तनत काल में सिक को ही जिला कहा जाता था, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और यहाँ का जो प्रमुख होता था उसे सिकदार कहा जाता था। यानी कि बहुत ही आसान तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। केंद्र के लेवल पर सुल्तान होता था, हमारी मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन का संचालन करता था। केंद्र जो है प्रांत में बटा हुआ था, प्रांतों को क्या कहा जाता? इक्ता कहा जाता था, और इक्ता का जो प्रमुख होता था उसे इक्तादार कहा जाता था। वली तथा मुक्ति इक्तादार की सहायता के लिए होते थे। और इक्ता किसमें बटा हुआ था? सिकों में बटा हुआ था। सिक का प्रमुख कौन होता था? तो सिकदार होता था। और सिक यानी जिला किसमें बटा हुआ होता था? तो यह परगने में बटा हुआ था। और आज भी यह शब्द कहीं ना कहीं हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रचलित है कि परगना। परगना क्या होता था? यह कई गाँवों का समूह होता था। कई गांवों को मिलाकर के एक परगने का निर्माण किया जाता था, और गांव की यानी कि परगना के लेवल पर जो प्रशासनिक इकाई जिनके हाथों में होती थी, जो प्रशासन प्रमुख होते थे परगना के लेवल पर, उन्हें आमिल तथा मुंसिफ कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? आमिल तथा मुंसिफ कहा जाता था। ये क्वेश्चन इसी रूप में पूछ लिया गया कि आमिल तथा मुंसिफ प्रशासन में कहाँ पर होते थे, किस लेवल पर होते थे? प्रांत में होते थे, जिले में होते थे, या परगने में होते थे? तो आमिल और मुंसिफ परगने के लेवल पर होते थे। परगना कई ग्राम सभाओं को मिलाकर के बनाया जाता था। अब आगे हम देखेंगे परगना किस में बटा हुआ था। तो परगना गांव में बटा हुआ था, जिसे आज राजस्व ग्राम या ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है। और गांव के लेवल पर भी कई प्रकार के पद गठित किए गए थे, जो गाँव में प्रशासन, वहाँ की राजस्व व्यवस्था, राजस्व वसूली, वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को समझाना, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कराना, लोगों की बातों को सुल्तान तक पहुँचाना, इन सभी कार्यों के लिए कई प्रकार के पद थे, जिसमें था खूत, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। तो इसमें खूत, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी ये 4 प्रमुख पद थे। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी पद हुआ करते थे जो सुल्तान अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते थे। तो खूत, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी, इन चारों में ही किसी को प्रशासनिक व्यवस्था दी जाती थी, किसी को राजस्व से संबंधित व्यवस्था दी जाती थी, किसी को शांति से संबंधित व्यवस्था की जाती थी। तो इस प्रकार ये मिल करके गांव के लेवल पर यानी ग्राम सभा के लेवल पर प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते थे। परगना के लेवल पर आमिल और मुंसिफ होते थे, और जिला लेवल पर जिसे सिक कहा जाता था वहाँ सिकदार होता था, और प्रांत के लेवल पर जिसे इक्ता कहा जाता था वहाँ इक्तादार होता था, और इसकी सहायता के लिए वली और मुक्ति होते थे। और केंद्र के लेवल पर सुल्तान होता था, और इसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। कई विभाग गठित होते थे केंद्र के लेवल पर, और केंद्र पर सुल्तान संपूर्ण सत्ता का स्वामी होता था, उस पर किसी का दबाव नहीं होता था। और यहाँ तक देखा गया कि जो सुल्तान का जो पद है वह वंशानुगत भी होता था, और निरंकुश राजतंत्र को स्थापित करने का प्रयास भी सुल्तानों ने किया। कुछ सुल्तानों ने धर्म को प्रशासन से अलग रखा, यानी कि कहीं कहीं दिखाई देता है कि धर्म प्रशासन पर हावी है, लेकिन कुछ सुल्तानों के समय देखा गया कि धर्म पर प्रशासन हावी हो गया, यानी कि प्रशासन ऊंचा हो गया धर्म से, यानी कि धर्म को प्रशासन से हटा दिया गया, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी या एवं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ये हमारा एक खाका था जो प्रशासनिक विभाजन के रूप में। तो अब हम एक एक को देखेंगे, केंद्र के लेवल पर कैसे प्रशासन चल रहा था, राज्य के लेवल पर, जिला के लेवल पर, परगना के लेवल पर और ग्राम सभा के लेवल पर, यानी इक्ता, सिक और परगना तथा ग्राम सभा। तो हम अब देखेंगे कि केंद्र के लेवल पर, यहाँ हमने जैसा कि लिखा है केंद्रीय प्रशासन, यानी कि सुल्तान केंद्र में होता था, और यही संपूर्ण साम्राज्य का सबसे प्रमुख विभाग होते थे यहीं पर। और केंद्रीय ये व्यवस्था, ये विभाग अनेक प्रकार के विभाग बना करके, उनके प्रमुख बना करके उस विभाग से संबंधित कार्यों को संचालित किया जाता था। तो यहाँ हम देखेंगे अब केंद्रीय प्रशासन। धीरे धीरे हम 1 या 2 वीडियो में देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन कैसे चल रहा था, राज्य का प्रशासन कैसे चल रहा था, और परगना
जिला का, गांव का प्रशासन कैसे चल रहा था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण था केंद्रीय प्रशासन में जो मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था उस समय, मजलिस-ए-खलवत, मजलिस-ए-खलवत। और इसकी बैठक कहाँ होती थी, मजलिस-ए-खास। ये दो शब्दों को बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कि मजलिस-ए-खास क्या होती थी, मजलिस-ए-खास में क्या किया जाता था, या मजलिस-ए-खलवत, मजलिस-ए-खलवत क्या थी। तो मजलिस-ए-खलवत मंत्रियों का समूह होता था। यूँ कहा जाए मंत्री यानी कि विभाग के प्रमुख होते थे, वो अपने अपने विभागों के कार्यों को वही संचालित करते थे। और इन सभी को मिला करके जैसे आज मंत्रिपरिषद कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है, उसी तरह इसको मजलिस-ए-खलवत कहा जाता था। और इसकी जो बैठक होती थी, सुल्तान अपने मजलिस-ए-खलवत की बैठक किसमें करता था, मजलिस-ए-खास में करता था। अब हम देखेंगे एक एक ये जो मजलिस-ए-खलवत यानी मंत्रिपरिषद जो था वह कैसा था, कौन कौन से विभाग था, उसका क्या नाम था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग होता था उसे कहा जाता था दीवान-ए-वजारत। दीवान-ए-वजारत भी कुछ कुछ किताबों में प्राप्त होता है और इसका शुद्ध नाम था दीवान-ए-वजारत। और ये किस विभाग से जुड़ा हुआ है, चूँकि इसको हमने एक अलग कलर से लिखा इसलिए ताकि इसके मतलब को आप समझ सकें। यही पूछा जाता है बार बार कंपटीशन में कि दीवान-ए-वजारत किससे जुड़ा हुआ है। तो ये गृह और राजस्व से जुड़ा हुआ है, यानी कि जैसे कि आज का गृह मंत्री होता है या राजस्व से संबंधित मामला जो होता था वह दीवान-ए-वजारत का जो प्रमुख होता था वही करता था। और इसका जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे वजीर कहा जाता था। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता था आय व्यय लेखा जोखा, यानी कि शॉर्ट में हमने 4 शब्द लिखा है, आय व्यय लेखा जोखा। और यही सबसे बड़ा कार्य होता था, संपूर्ण साम्राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखना। ये बहुत विस्तृत कार्य होता था। सभी लोगों की आय, कहाँ से कितनी राजस्व वसूली हुई, कहाँ पर कितना राजस्व देना है, कहाँ पर कितने खर्च करने हैं, कहाँ से कितना आय को प्राप्त करनी है। तो इन सभी कार्यों को वजीर देखता था। और वजीर कहा जाता था कि सुल्तान का एकदम सबसे करीबी होता था और सबसे महत्वपूर्ण अगर पद होता था तो यही वजीर का होता था। और इसका जो विभाग होता था उसे दीवान-ए-वजारत कहा जाता था। और इस विभाग के तहत गृह तथा राजस्व से संबंधित आय व्यय लेखा जोखा आदि कार्यों को किया जाता था। अब हम देखेंगे दूसरा जो प्रमुख विभाग होता था दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज सभी सुल्तान, चाहे जो भी सुल्तान हुआ हो, वह सबसे पहले अपने राजस्व पर ध्यान देता था, अपने भू राजस्व की वसूली पर जोर देता था। चूँकि आय का, अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा आधार था उस समय वह भू राजस्व ही हुआ करता था। तो भू राजस्व की वसूली करना और उसी भू राजस्व से संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना, चाहे वह सेना से संबंधित हो, रसद से संबंधित हो, अनेक अस्त्र शस्त्र से संबंधित हो। तो दीवान-ए-वजारत के बाद सभी सुल्तानों के लिए कहीं न कहीं ये अनिवार्य था कि वह एक व्यवस्थित, एक सुव्यवस्थित, एक विशाल सेना का गठन करे, सेना को रखे, सेनापतियों को रखे और अस्त्र शस्त्र से संबंधित सामानों को वह रखे। तो इस प्रकार दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग होता था वह दीवान-ए-अर्ज होता था। यानी कि दीवान-ए-अर्ज किससे जुड़ा हुआ था, तो सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ होता था। और इसका जो प्रमुख होता था आरिज़-ए-मुमालिक कहलाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्लिष्ट शब्द हैं, इसलिए हमने इन्हीं चीज़ों को रखा है। अगर चाहेंगे आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इसे आपको कहीं न कहीं समझना है। अर्ज, अर्ज में होता है सैन्य। दीवान-ए-अर्ज का मतलब क्या था, यानी कि ये सैन्य विभाग से जुड़ा होता था। और अर्ज यानी आरिज़-ए-मुमालिक, मुमालिक ये सम्मानित पद हुआ करता था। तो इसीलिए कहा गया दीवान-ए-अर्ज जो सेना से जुड़ा हुआ था। और इसका प्रमुख आरिज़-ए-मुमालिक होता था। यह सेनाओं की भर्ती करता था, सेनाओं की क्या आवश्यकताएं हैं, किन सेनाओं को किसे पैदल सैनिक में रखना, किसे घुड़सवार में रखना, किसे गश्त सेना में रखना, किस सैनिक को कौन से हथियार देना है, किसकी क्या योग्यता है। योग्यता को देख करके सैनिकों की भर्ती, चाहे वो गश्त सेना हो, पैदल सेना हो, घुड़सवार सेना हो, उसके अनुसार ही उसकी भर्ती की जाती थी। तथा घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए, अस्त्र शस्त्र के लिए राजस्व की व्यवस्था करनी होती थी। और कहाँ पर किस अभियान में जाना है, किसे सेनापति बनाना है, किस सेनापतित्व के निर्देशन में कौन से अभियान करना है, इन सारे कार्यों का निर्देशन कहीं न कहीं सुल्तान के इशारे पर, सुल्तान की देख रेख में आरिज़-ए-मुमालिक किया करता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पद था दीवान-ए-इंसा। दीवान-ए-इंसा, इंसा मीन्स पत्र, इंसा मीन्स क्या होता है, पत्र होता है। दीवान शब्द सभी में लगा हुआ है, हमें बस ये याद करना। वजारत में होता है गृह या भू राजस्व, अर्ज में होता है सेना, इंसा में होता है पत्र व्यवहार, यानी कि पत्राचार जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, पड़ोसी राज्यों के जो शासक हुआ करते थे, जो विदेशी शासक हुआ करते थे, यानी कि जो सुल्तान था वह कहीं न अगर किसी पड़ोसी सुल्तान के ऊपर आक्रमण करना चाहता था तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का
वह वहाँ पत्र व्यवहार करता था, अपने संदेशी को भेजता था और इसका जो प्रमुख होता था उसे दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। तो दबीर ए मुमालिक के निर्देशन में दीवान ए इंसा विभाग जो पत्राचार से जुड़ा हुआ था, इसका संचालन, इसका कार्य किया जाता था। अगला जो विभाग होता है चौथा, दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत का मतलब होता है विदेश विभाग। विदेश विभाग यानी कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, इस जो जिनके राज्य काफ़ी बड़े हो चुके होते थे, उन शासकों को कहीं न कहीं वैदेशिक शासकों से भी संबंध रखने पड़ते थे। यानी कि अगर साम्राज्य विस्तृत नहीं है, फिर भी अगर सुल्तान चाहता है तो वह विदेशी सुल्तानों से अपने वैदेशिक संबंध को स्थापित करता था। तो इसी के लिए ये बनाया गया था दीवान रसालत। रसालत से आप याद रख सकते हैं, रसालत यानी कि बहुत दूर। कहा जाता है कि रसालत में भेज दिया गया, यानी कि रसालत में होता है बहुत दूर, और दूर का मतलब हो गया फिर यह विदेश। दूर का मतलब हो गया विदेश, और इसका जो प्रमुख होता था उसे सद्र कहा जाता था। अगला होता है जो विभाग पांचवा, दीवान कजा। कजा मीन्स होता है, आज भी आप इस नाम से याद रख सकते हैं, काजी। काजी का मतलब होता है कि न्याय, यानी कि कजा, दीवान कजा एक विभाग होता था, और यह किस विभाग से जुड़ा होता था, तो यह न्याय विभाग से जुड़ा होता था। इसका जो प्रमुख होता था काजी उल कुजात, यानी कि आज भी काजी ही न्याय के कार्यों को करते हैं। तो दीवान कजा विभाग था, और यह विभाग किससे जुड़ा होता, तो न्याय विभाग से जुड़ा होता था। और इसका कार्य कौन करता था, तो यह काजी उल कुजात करता था। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय का सर्वोपरि निर्णय कहीं ना कहीं सुल्तान अपने हाथों में रखा हुआ था। जो सुल्तान होता था, न्याय का कार्य वह अपने हाथों से करता था। अगर कहीं पर विवाद या विरोध उत्पन्न होता था तो अंतिम निर्णयदाता सुल्तान होता था, लेकिन इस विभाग का कर्ता धर्ता काजी उल कुजात होता था। अगला जो विभाग था सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर, इसे हम याद रखेंगे सद्र। सद्र नाम से, सद्र में होता धर्म, यानी कि धार्मिक विभाग। सद्र उस सुदूर का मतलब है कि धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, चाहे वह हिंदू धर्म हो, यानी कि किसी भी धर्म से जुड़े हुए जो क्रियाकलाप हैं, धार्मिक कार्य हैं, वक्फ है, जो इनाम दिए जाते थे, चाहे वह जैनिस्ट हों, चाहे वह बौद्धिस्ट हों, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे वह इस्लामिस्ट हों, तो इन सभी के कार्यों से, इन सभी के धर्म से संबंधित जो कार्य होते थे, उन्हें क्या करना है, कौन से आदेश जारी करना, सुल्तान ने किस धर्म से संबंधित कौन से आदेश नए जारी किए हैं, तो इस धर्म से जुड़े हुए कार्य जो होते थे वह सद्र सुदूर के द्वारा किए जाते थे। और यह विभाग जो है सद्र सुदूर, यह धार्मिक विभाग होता था। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब, अब ये तो ऊपर से 4-5 जो विभाग हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ और छोटे छोटे विभागों का गठन किया गया था। तो इसी में था अमीर ए हाजिब। हाजिब मीन्स होता है सम्मान का, जो लोग कहते हैं हाजिब, हाजिब मीन्स होता है सम्मान, यानी कि दरबारी शिष्टाचार। इसका जो प्रमुख होता था वह सचिव या इसे बारबक कहा जाता था। दरबार में लोगों से कैसे शिष्टाचार से पेश आना है, किसका कैसा कितना सम्मान करना है, अमीर, तुर्क सरदार, कुलीन, उलेमा वर्ग, काजी उल कुजात, सुल्तान, सभी, यानी कि जो दरबारी शिष्टाचार था, जो दरबारी शान शौकत हुआ करती थी, उसके लिए भी दरबार को सजाना हो, लोगों की बैठने की क्या व्यवस्थाएं हों, इक़्तिदार कहाँ बैठेंगे, कैसे उस पूरे दरबार को सजाया जाए। जैसे बलबन ने अपने को अफरासियाब वंश से जोड़ा और ईरानी परंपराओं के अनुसार ही अपने दरबार को उसने सजाया तथा सिजदा और पाबोस जैसी परंपरा को उसने लागू किया था। तो इस प्रकार यह अमीर हाजिब जो पद होता था, जो विभाग होता था, वह दरबारी शिष्टाचार से संबंधित ही हुआ करता था। और इसका जो प्रमुख होता था उसे सचिव या बारबक कहा जाता था। अगला जो विभाग है वकील ए दर, यानी कि वकील ए दर, ये भी पूछा जाता है, ये राजमहल से संबंधित, यानी कि ये पूरा संपूर्ण दरबार से जुड़ा होता था अमीर हाजिब। लेकिन वकील ए दर क्या करता था, यह राजमहल जहाँ पर सुल्तान होता था, उसके परिवार के लोग होते थे, उसकी रानियाँ होती थी, उसकी पटरानियाँ होती थी, उसके पुत्र हुआ करते थे, यानी कि संपूर्ण राजमहल जहाँ उसका आवास होता था, उस राजमहल से संबंधित और सुल्तान के व्यक्तिगत सेवक, यानी कि सुल्तान और उसके परिवार के लोगों की सेवा करना, उनकी देख रेख करना, उनके कार्यों को संपादित करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसके लिए भी उसने एक विभाग बनाया हुआ था जिसे वकील ए दर कहा जाता था, यानी कि राजमहल के कार्यों से संबंधित होता था। और यह हिंदी में यह अगर इसको व्यवहारिक रूप से समझा जाए तो यह व्यक्तिगत सेवक के रूप में होता था। कौन, वकील ए दर। और अमीर हाजिब क्या था, ये संपूर्ण दरबार की, इसमें दो माइन्यूट थोड़ा सा अंतर है कि अमीर हाजिब संपूर्ण दरबार से जुड़ा हुआ था, यानी कि इस दरबार का मतलब है कि वह पूरे प्रशासनिक तंत्र की देखभाल किया करता था। वहाँ पर
कार्यों को संपादित करता था, लेकिन जो वकील दर होता था वह सुल्तान के व्यक्तिगत राजमहल से संबंधित कार्यों को संपादित करता था। यूँ कहा जाए कि वह व्यक्तिगत सेवक के रूप में होता था। अगला होता है मजूमदार। मजूमदार एक वित्तीय, एक इकोनॉमिकल, एक आर्थिक पद हुआ करता था मजूमदार, जिसका मतलब होता है कि आय व्यय। आय व्यय का मतलब उधार का हिसाब। यहाँ तो ये जो पहला था दीवान वजारत और ये गृह और आय व्यय, ये तो संपूर्ण साम्राज्य का हुआ करता था, लेकिन यहाँ एक विभाग हुआ करता था मजूमदार के अधीन, उसके निर्देशन में, जिसका कार्य आय व्यय यानी कि उधार का हिसाब। अगर किसी विभाग को, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को उधार देना है तो उसके कार्यों का संपादन मजूमदार के द्वारा किया जाता था। इसीलिए इसे एक नया पद के रूप में गठित किया गया, मजूमदार, जिसका कार्य होता है आय व्यय और उधार, लेन देन, आय व्यय का लेखा जोखा सही रखना। अगला होता है अमीर मजलिस। अमीर मजलिस, मजलिस का मतलब ही होता है कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का भव्य आयोजन। जैसा कि व्यवहारिक रूप में इसे हम इसी रूप में याद रख सकते हैं। इसके शब्दों को जोड़ करके उसके विभाग से जब हम याद रखेंगे तो हम उसे याद रख लेंगे। जैसे दीवाने कजा हुआ, दीवाने वजारत यानी कि वजारत से पूरा विभाग, पूरा दरबार, पूरा लेखा जोखा, अर्ज यानी कि सैन्य विभाग, इंसा यानी पत्र, और रसालत यानी कि दूर यानी कि विदेश विभाग। उसी तरह है मजूमदार जो आय व्यय उधार का कार्यों को करता था। और अमीर मजलिस, मजलिस होता है सभा, उत्सव, महोत्सव एवं दायित्वों का आयोजन, यानी कि क्या इसका नाम था अमीर मजलिस। अमीर मजलिस एक विभाग हुआ करता था और इसका कार्य होता था चाहे कोई भी उत्सव हो, महोत्सव हो, कोई भी दावत हो, कोई भी पार्टी हो, यानी कि सुल्तान की तरफ से अगर कोई आयोजन किया जाता है, किसी महोत्सव को मनाया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है तथा दावतों का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं यह यानी कि अमीर मजलिस जो विभाग होता था, जो इसका प्रमुख होता था, यही उस पूरी व्यवस्था को देखता था। अगला जो विभाग होता है सरजानदार। सरजानदार ये भी कई बार पूछा गया, सरजानदार क्या होता है। ये छोटे छोटे पदों को हमने यहाँ सम्मिलित कर लिया है ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर प्रशासनिक व्यवस्था से उठाया जाता है तो आपके कंपटीशन से, आपके नोट्स से वह बाहर न जाने पाए। तो सर जानदार जो होता था सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक होता था, यानी कि जो सुल्तान होता था वह अपने अंगरक्षकों को रखता था, यानी कि उसके व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे जो उसके सदैव साथ रहते थे, हमेशा साथ होते थे कि सुल्तान के ऊपर किसी प्रकार का खतरा न होने पाए। तो सरजानदार जो होता था वह सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था, यानी कि यही सरजानदार के निर्देशन में ही सुल्तान का अंगरक्षक कौन रहेगा, किस योजना पर जाने पर, किस अभियान पर जाते समय सुल्तान का अंगरक्षक कौन होगा, उसके कौन कौन से हथियार होंगे, उसकी कैसी व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को निर्देशित करने का कार्य सरजानदार के द्वारा किया जाता था। और अब हम अगले और अंतिम लगभग इम्पोर्टेंट विभागों को हमने यहाँ समाहित किया है, सम्मिलित किया है। और इसमें जो अंतिम विभाग था दीवाने वरीद। दीवाने वरीद ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग था। जैसे दीवाने रसालत, दीवाने अंसा, दीवाने अर्ज, दीवाने कजा, उसी तरह दीवाने वरीद एक महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। और वरीद का मतलब होता है गुप्तचर, यानी कि दीवाने वरीद इसका मतलब होता है गुप्तचर विभाग। और वरीद ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक दीवाने वरीद का प्रमुख होता था। दीवाने वरीद क्या था, दीवाने वरीद विभाग होता था किसका, किस चीज़ का विभाग होता था, तो यह गुप्तचर विभाग होता था। और इसका जो प्रमुख होता था दीवाने मुमालिक होता था, यानी कि वरीद ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक दीवाने वरीद का मुखिया होता था। और इसका कार्य होता था गुप्तचर को गठन, यानी कि लगभग दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने गुप्तचरों का गठन किया। दीवाने वरीद नामक एक अलग से विभाग का गठन हालांकि आकर के बलबन के समय में होता है, बलबन ने करता है। चूँकि बलबन पीछे काफ़ी वर्षों से कई सुल्तानों को कार्यकाल को देख रहा था कि रजिया से लेकर के और बलबन तक के जो भी सुल्तान हुए हैं, कहीं ना कहीं उस सुल्तानों के विरुद्ध अमीरों के द्वारा, सरदारों के द्वारा, 40 तुर्क सरदारों के द्वारा विद्रोह और षड्यंत्र का आयोजन किया जाता, षड्यंत्र रचा जाता था। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले बलबन ने ही दीवाने वरीद नामक विभाग बनाया, यानी कि इस विभाग के तहत संपूर्ण साम्राज्य में उसने गुप्तचरों को स्थापित किया। और ये गुप्तचर
साम्राज्य में जगह जगह फैले हुए होते थे और साम्राज्य में अगर कहीं सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, विद्रोह की बातें की जा रही हैं, सुल्तान के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा, तो इसकी सूचना तुरंत सुल्तान को प्रदान करता था और सुल्तान उस पर तुरंत उन विद्रोहियों को, उन षड्यंत्रकारियों को सुल्तान कुचल देता था। उनकी विद्रोही, उनकी षड्यंत्रपूर्ण योजनाओं को वह समाप्त कर देता था और इस प्रकार सुल्तान सफल हो जाता था। और कहीं न कहीं इस दीवान वरीद या गुप्तचरों पर जोर, गुप्तचरों को नियुक्त करने की परंपरा बलबन हो, चाहे अलाउद्दीन हो, चाहे वह मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिरोज शाह तुगलक, सभी के समय में गुप्तचरों की नियुक्ति की गई। और इन एक सफल सुल्तान के लिए, सफल शासन के लिए गुप्तचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने ये केंद्रीय प्रशासन को देखा, केंद्र के लेकर लेवल पर कौन कौन से विभाग होते थे, कौन से प्रमुख पद होते थे और इन्हीं विभाग के प्रमुखों के सहयोग से ही सुल्तान केंद्र के लेवल पर अपने प्रशासन को संचालित करता था। और ये दूसरी तरफ हमारा प्रशासनिक विभाजन था कि संपूर्ण साम्राज्य किस में कैसे बटा हुआ था और वहाँ का प्रमुख कौन होता था। तो अब हम अपने अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन, जिले का प्रशासन, परगने का प्रशासन और ग्राम का प्रशासन और वहाँ कौन कौन से अधिकारी तथा कर्मचारी होते थे उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहें। इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इतिहास पर हैं, करंट्स पर भी हैं, कुछ मैथ्स पर भी और इंग्लिश की सारी वीडियोज़ हैं। तो अगली वीडियो में हम प्रशासन के अगले हिस्से को देखेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक्स।